Okay, so including the header files, then keyword class, the name of the class, that is height, then curly braces open, then you have to write the data members, you have to declare data members, that is feet and inch, and return type of this data member is int. ठीक है, यहाँ पर member objects लिखा है, member function sorry data members ही है वो, ठीक है, आप उसमें confuse ना हो. Then height ब्रैकेट में लिखा है int f comma int I. What is this? अभी यहाँ पर height लिखा है आपने, तो this is the initialization of constructor. ओके, और ये जो कंस्ट्रक्टर का आपने इनिशियलाइज किया है, इसमें आपने feet equals to f लिखा है और inch equals to I लिखा है. ओके, अब आप ओवरऑल क्या करना चाह रहे हैं, आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस ऑपरेटर है. ठीक है, माइनस ऑपरेटर है जिसको आप डिक्रीमेंट जिससे आप करते हो, तो उसको यहाँ पर क्या कर रखा है इन्होंने, यूज कर रखा है. मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जो ऑपरेटर यूज होगा दैट इज द माइनस साइन. तो अभी आपकी क्लास आपकी खत्म नहीं हुई है. ठीक है, आप सेम क्लास में वर्क कर रहे हो, मतलब सेम क्लास में आपने क्या किया, मेंबर ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर किया, मतलब डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर किया, आपने वहीं पर एक कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज किया है, और वहीं पर आप एक मेथड को इनिशियलाइज कर रहे हैं, दैट इज वॉइड ऑपरेटर माइनस. ठीक है, माइनस मतलब जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, प्लस को ओवरलोड करना था तो प्लस आप यहाँ लगा देते, आपको माइनस माइनस को ओवरलोड करना था तो आप माइनस माइनस लगा सकते थे, यदि आपको प्लस प्लस को ओवरलोड करना था तो प्लस प्लस लगा सकते हो, मतलब एनी ऑपरेटर जिसको आपको ओवरलोड करना है. राइट, देन अब वाइड ऑपरेटर में आपने क्या लिखा, फीट माइनस माइनस एंड इंच माइनस माइनस. मतलब आपने यहाँ पर क्या किया, मतलब जो भी आपने फीट और इंच आपने डिक्लेयर किए थे कंस्ट्रक्टर में, आपने उनको क्या किया, यू हैव डिक्रीमेंट इट. नाउ आपने प्रिंट भी करवा लिया है साथ में कि फीट और इंच जो आफ्टर डिक्रीमेंट होगी वो क्या होगी, फीट होगी और वो इंच होगी, क्योंकि हमें पता है फीट इक्वल्स टू एफ है, इंच इक्वल्स टू आई है, और यहाँ पर फीट को जो है हमने जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग करके उनको डिक्रीमेंट कर लिया है. तो ये दैट इज द एंड ऑफ क्लास. राइट, नाउ आपको पता है आप इंट मेन करते हैं, मतलब मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हो. अब आपने क्या किया, जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया था उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, दैट इज h1. ओके, h1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर हाइट. नाउ व्हाट यू हैव डिड हियर, आपने यहाँ पर क्या किया, आपने पैरामीटर पास कर दिए, दैट इज 6,2. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज 6,2? व्हाट इज 6,2 रिप्रेजेंट्स हियर? आप इसको कंस्ट्रक्टर की हेल्प, कंस्ट्रक्टर से कंपेयर कर सकते हैं. 6,2 क्या है, 6 इज दी फीट एंड 2 इज दी इंच. राइट, 6 फीट है और 2 इंच है. राइट, अब आपने क्या किया, आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप फंक्शन परफॉर्म करते हो. राइट, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप मैसेज जो भी आपको मतलब परफॉर्म करना है वो आप, और अब यहाँ पर आपने जो ऑपरेंड यूज किया था वो कौन सा यूज किया था, आपका जो ऑपरेंड कौन सा है, आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. ठीक है, तो आपने माइनस साइन की हेल्प से इसको किया है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस h1, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है, और इस h1 ऑब्जेक्ट में क्या है, 6,2. तो आपका इस पर्टिकुलर जो प्रोग्राम बनाया है आपने, इसका आउटपुट क्या होगा, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? माइनस h1, मतलब आपने माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है यहाँ पर, और ये जो हाइट है इसमें 6 और 2 आपने पास कर दिए पैरामीटर, और हाइट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, फीट इक्वल्स टू एफ, इंच इक्वल्स टू आई. अब आपने जो ऑपरेटर जो माइनस है इसमें आपने क्या शो रिप्रेजेंट किया है कि फीट को आपको माइनस करना है और इंच को भी आपको माइनस करना है, मतलब यू आर डिक्रीमेंटिंग बोथ फीट एंड इंच, एंड आउटपुट फीट और इंच आएंगे आपके. तो यहाँ पर आपके आउटपुट क्या रहेगा, 6 को आप जब डिक्रीमेंट करेंगे तो इट विल बिकम 5, और 2 को जब आप डिक्रीमेंट करेंगे इट विल बिकम 1. तो आंसर विल बी 5,1. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो आउटपुट रहेगा दैट विल बी 5,1. क्लियर है आपको? सपोज यहाँ पर हम प्लस साइन को करते और फीट प्लस प्लस और इंच प्लस प्लस लिखते, तो यहाँ पर हम प्लस h1 करते, मतलब प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करते, तो उस केस में जो आपकी हाइट है इट बिकम 7,3. इज इट फाइन? मतलब आप डिपेंड्स आप किसको, आप कौन से ऑपरेटर को
ओवरलोड करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी तो मैं आपको सब बता चुकी हूँ। लास्ट टॉपिक आपका जो बच गया था दैट इज परसिस्टेंस। परसिस्टेंट शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। persistent is a new word. Let's see what is persistent. An object occupies a memory space and exists for a particular period of time. ये आपको पहले ही लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ कि जब भी आप किसी क्लास में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो तो उस ऑब्जेक्ट को आप जब भी क्रिएट करते हो तो उस ऑब्जेक्ट के लिए एक मेमोरी जो है वो अलोकेट हो जाती है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता था, the lifespan of an object was typically the lifespan of an execution of the program that created it. It means in files or a database, the object lifespan is longer than the duration of the process creating the object. This property by which an object continues to exist even after its creator ceases मतलब stop to exist is known as persistence. एक आपको पता नहीं समझ में आया कि इतना बड़ा सेंटेंस मैंने बोल दिया, लेकिन मैं सेंटेंस को शॉर्ट में समझाऊं तो सिंपल सी बात है कि ट्रेडिशनल सिस्टम और अभी करंट सिस्टम जो आप यूज कर रहे हो उसमें क्या अंतर है कि यदि आप कोई ऑब्जेक्ट यूज करते हो तो उस ऑब्जेक्ट को जब भी आप क्रिएट करते हो तो उस ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग एक मेमोरी स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाता है, और वो मेमोरी जो स्पेस है वो आपका इवन आफ्टर आप उस प्रोग्राम को स्टॉप कर देते हो, आप उसको क्लोज कर देते हो, उसके बाद जब भी यदि वो रहेगा मेमोरी में तो दैट इज नोन एज परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब यदि एक सिंपल इंग्लिश में बात करूं, परसिस्टेंट का मतलब होता है कि प्रेजेंट होना। ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो है, उसका जो स्पेस है, उसका जो मेमोरी है वो इवन आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द प्रोग्राम, इवन आफ्टर दी मतलब आप थोड़े टाइम बाद भी देखेंगे तो उसकी मेमोरी क्या रहेगी, अलोकेटेड रहेगी। लेकिन ट्रेडिशनल सिस्टम में जो मेमोरी, अभी आप देखोगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड दी न्यू सिस्टम, तो उसमें जो मेमोरी है यदि आप सपोज क्रिएट करते हो तो वो मेमोरी कब तक रहेगी, until the मतलब उसकी जो लाइफ स्पैन रहेगा इट इज ओनली till the execution of the program, मतलब वो जब तक रहेगा जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, लेटर ऑन वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मतलब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट करोगे तो इवन आफ्टर द स्टॉपिंग ऑफ द प्रोग्राम या इवन आफ्टर द यूज ऑफ द प्रोग्राम उसकी जो मेमोरी एक्सिस्टेंस है वो कंटिन्यू रहेगी लेटर ऑन ऑल्सो। ओके, तो ये आपको परसिस्टेंट की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, दैट्स एंड। आई थिंक ये फर्स्ट स्लाइड तो एंड हो गई है। लेट्स टेक दी सेकंड स्लाइड। लेट मी स्टॉप शेयरिंग। ओके, वेट अ मिनट। हाँ, okay, now second slide visible. No, ma'am. Why it is No, paused? ma'am. No, ma'am. Yes, No, yes, ma'am. yes, No, yes, ma'am. yes, yes. Okay, okay, just wait. Okay, now I think it's sharing. Yes, ma'am. Yes? Okay. चलो क्विकली देखेंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर फर्स्ट, जो मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन टू ओओडी विद ओओ बेसिक्स, उसका ये लास्ट टॉपिक है, ट्रेडिशनल वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैं जो पढ़ाऊंगी उसके पहले, ट्रेडिशनल वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल हियर? अभी मैं जस्ट बता चुकी हूँ बट फिर भी मैं आपसे एक बार पूछूंगी, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल हियर? एनीवन? What do you mean by traditional here? Nobody? Are you listening or you're not listening? Process oriented programming. Yes, traditional मतलब procedural oriented programming.
और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो दोनों के एग्जांपल्स कौन से हैं? ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग का एग्जांपल क्या है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एग्जांपल क्या है? सी जो है वो प्रोसेस जो सी है वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड है पार्शियली और जो सी प्लस प्लस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इजंट इट? ऑब्जेक्ट यस और जावा कौन सी है? वो भी मैम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ओके फाइन, चलिए तो लेट्स सी। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार जस्ट रिकैप करवाना चाहूंगी कि हम क्या कर रहे हैं। वी आर कंटिन्यूअसली डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं। मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, इट इज अ डायनेमिक एंड ऑलवेज अंडरगोइंग मेजर चेंज। मतलब उसमें डेली कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस हो रहा है। आप ये तो आपने भी देखा है कि लैंग्वेजेस भी कंटिन्यू क्या हो रही है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए चेंज होती जा रही है। एंड हम जो सिस्टम को, मतलब किसी भी हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, तो हमें पता है कि उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें एक लाइफ साइकिल को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज है जो हमें फॉलो करना पड़ेगी, लाइक सिस्टम एनालिसिस, देन लाइक मॉडलिंग, then like designing, then implementation, then testing and maintenance। हम कंटिन्यू ये बताते जा रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, चाहे वो ट्रेडिशनल तरीका हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका हो, पर उसमें आपको एक SDLC की जो साइकिल है उसको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, मतलब किसी भी जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, तो उसमें एक सीरीज ऑफ प्रोसेसेस होती है। और वो सीरीज ऑफ प्रोसेसेस को, मतलब जब सीरीज ऑफ स्टेप्स को जब हम वन बाय वन फॉलो करते हैं, तो एट लास्ट हमारा जो एप्लीकेशन है वो डेवलप हो जाता है। और वो सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, वो सीरीज ऑफ स्टेप्स क्या है कि रिक्वायरमेंट को गैदर करना, फिर उसको एनालाइज करना, फिर उसको मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट करना, फिर उसके अलग अलग ब्लूप्रिंट्स बनाना डिजाइन के फॉर्म में, देन उसको कोडिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना, फिर वंस इट अब वो कोड हो जाए तो उसको टेस्टिंग करना, देन उसकी मेंटेनेंस करना यदि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, तो ये सारी सीरीज ऑफ प्रोसेसेस है जो आपको कंटिन्यू डेवलपमेंट में आपको, मतलब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको ये फॉलो करना पड़ेगी, राइट? तो प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स एंड रूल्स which is used to develop software totally based on system requirements। definitely कि हम जो भी स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, हम जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, हम जो भी रूल्स फॉलो कर रहे हैं, राइट, वो सारी रिक्वायरमेंट्स पे बेस्ड होगी। मतलब जो हमने रिक्वायरमेंट है, जो क्लाइंट ने मांगा है हमसे, हमें उसे वही प्रोजेक्ट बना के देना है। हम मन से हम कुछ भी बना के नहीं दे सकते, हमें पूरा फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रक्चर को। एम आई राइट? यदि मैंने बोला है कि मुझे 3 BHK रो हाउस चाहिए, तो मुझे 3 बेडरूम्स उसमें रखना ही पड़ेगा। मैं मन से एक बेडरूम को हटा के स्टोर रूम में कन्वर्ट नहीं कर सकती, बिकॉज वो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, राइट? मैंने उसको बोला कि नहीं, मुझे मेरे घर में ऑफिस भी चाहिए एज पर द न्यू सिचुएशन, तो आपको ऑफिस बनाना ही पड़ेगा। आप मन से ये नहीं बोल सकते कि अरे सर कोरोना तो थोड़े दिन का है, आप ऑफिस अभी क्यों बनवा रहे हो, बाद में वो यूटिलिटी नहीं रहेगी उसकी। यू कैन नॉट से। यदि किसी की रिक्वायरमेंट है तो आपकी रिक्वायरमेंट को आपको उसको फुलफिल करना पड़ेगा, राइट? तो ट्रेडिशनल वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसमें 2 अप्रोचेस आपको पता ही है, ट्रेडिशनल अप्रोच और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। अब कोई मुझे, अभी तो स्क्रीन पे आपको विजिबल है, बट फिर भी मैं पूछना चाहूंगी, कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग? बाय द नेम इटसेल्फ, सबसे पहला तो आप बता सकते हो कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मीन्स इन विच वी फॉलो द प्रोसीजर्स, isn't it? Anyone? Am I audible? Procedure में top to bottom approach, Top to bottom। बॉटम अप्रोच। चलो, मुझे तो शायद टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब नहीं पता, आप बता सकते हो क्या मुझे कि टॉप टू बॉटम का मतलब क्या? इसमें सीक्वेंस मतलब प्रोसीजर वाइज चलेगा, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, सेकंड जो फंक्शन है तो पहले इंटरप्रेटर लाइक लाइक इंटरप्रेटर। ओके, वेरी गुड। व्हाट, एनीथिंग एल्स? और क्या होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में? आपने, जैसे मैंने जब पहले पूछा था तो आपने बताया था कि मैडम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं होते, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास और ऑब्जेक्ट होते हैं। तो उस टर्म्स में कुछ बता सकते हो कि ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है?
मैंने उस दिन पूछा भी था आपसे कि फंक्शंस होते हैं क्या, तो किसी ने बोला था कि हाँ मैडम ट्रेडिशनल अप्रोच में फंक्शंस होते हैं। हाँ मैम, लार्ज प्रोग्राम्स फंक्शंस में डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। डेफिनेटली लार्ज प्रोग्राम वहां पर फंक्शंस में डिकम्पोज हो जाते हैं, पर वहां पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? फंक्शन में डिकम्पोज तो आप कर देते हो लार्ज प्रोग्राम को, फिर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम कहाँ आई थी? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उन फंक्शन को जोड़ना भी पड़ा होगा बाद में उसको सिंगल बनाने के लिए, पर वहां पर प्रॉब्लम कहाँ आई थी? कैन यू एक्सप्लेन दैट? नो। सी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है आपको? डू यू नो अबाउट सी? सी में जो प्रोग्राम बनता था, लेट मी टेल यू वन थिंग, सी में जो प्रोग्राम बनता था उसमें डेफिनेटली फंक्शंस होते थे, और ये जो फंक्शंस होते थे ये एक्शंस भी परफॉर्म करते थे डेफिनेटली, बट यहाँ पर अल्गोरिथम्स का इंपॉर्टेंस था। कहाँ पर? सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में अल्गोरिथम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। वहां पर आप एक अल्गोरिथम को फॉलो करते थे, मतलब आपको किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है तो आप उसको अल्गोरिथम मतलब एक स्टेप्स में एग्जीक्यूट करते थे। वहां पर एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को यूज करना बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि वहां पर मॉड्यूलरिटी इतनी फेमस नहीं थी, वहां पर मॉड्यूलर अप्रोच नहीं था। लेकिन C++ में आपने मॉड्यूलर अप्रोच को फॉलो किया कि आप दो अलग अलग फंक्शन बना रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स you can easily pass message from one object to another function, and even you can easily use one function to another function. इनहेरिटेंस आपको तभी तो पढ़ाया मैंने, इनकैप्सुलेशन आपको तभी तो पढ़ाया, एब्स्ट्रैक्शन आपको तभी तो पढ़ाया, क्योंकि ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में थी, ये सब चीजें ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं थी। वहां पर भी HDLC फॉलो होता था, ट्रेडिशनल अप्रोच में ऐसा नहीं कि HDL, वहां भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती थी, वहां पर भी आप एनालिसिस करते थे, वहां पर भी आप डिजाइन करते थे। इसीलिए तो आपको प्रीवियस स्लाइड मैंने बताई थी कि ये आपको फॉलो करना ही है, सिस्टम एनालिसिस, मॉडलिंग, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन वहां पर उस HDLC को मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो तरीका था वो अलग था। वहां पर कोई क्लासेस नहीं होती थी, वहां पर कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं होती थी, वहां पर रिकॉर्ड्स होते थे, राइट? वहां पर डेटा स्ट्रक्चर्स होते थे, वहां पर अल्गोरिथम्स होते थे जिसकी हेल्प से आप प्रोग्रामिंग करते थे, राइट? चलिए और आगे देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक छोटी सी टेबल है, ऐसे मेरे पास 2-3 टेबल्स और है, प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजरल ओरिएंटेड में प्रोसीजर्स होती थी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपकी मेथड्स होती है, फंक्शंस होते हैं। कैन एनीबडी टेल मी द एग्जांपल फॉर प्रोसीजर, कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीजर? आपने यदि सी में प्रोग्रामिंग की हो तो आप बता सकते हो कि प्रोसीजर क्या होता है? आपको मेथड तो पता है क्योंकि इसका एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ। एक बार और आपको मैं एग्जांपल बता देती हूँ, इस स्लाइड में नहीं है, वो लास्ट स्लाइड में था। आपने गेट डेटा बनाई थी, पुट डेटा बनाई थी, अभी आपने ऑपरेटर नाम की बनाई थी, तो ये सब आपकी मेथड हो गई, राइट? लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीजर? प्रोसीजर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंक्शन। प्लीज बी क्लियर दैट नाम का डिफरेंस है। प्रोसीजर भी फंक्शन है, मेथड भी फंक्शन है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में उसको मेथड बोलते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में उसको प्रोसीजर बोलते हैं। देन यहाँ पर रिकॉर्ड, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में होते थे रिकॉर्ड्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होते थे ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लियर, ऑब्जेक्ट इज व्हाट? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, जिसको आप फंक्शन के बीच में मतलब ये रियल टाइम और रन टाइम एंटिटी होते हैं जो आपके फिजिकली प्रेजेंट होते हैं और एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के बीच में आपको इंटरेक्शन करवाते हैं। एंड व्हाट आर द रिकॉर्ड्स? आप पहले भी रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, आपको किसी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नेम, उसकी आईडी, उसका सैलरी, उसका डिपार्टमेंट पता करना हो तो ये आप सी प्रोग्रामिंग की हेल्प से भी कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि आप सी प्रोग्रामिंग में आप रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं कर सकते थे, वहां पर भी आप रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे, लेकिन दो फंक्शन के बीच में इंटरेक्शन वहां पर रिकॉर्ड की हेल्प से नहीं होता था, वो किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? देन प्रोसीजरल में मॉड्यूल होते थे, जैसे अभी किसी ने बताया कि आप उसमें अप्रोच फॉलो करते थे, आप फंक्शंस में डिवाइड कर देते थे, तो यस आप मॉड्यूल में उसको डिवाइड तो कर देते थे, लेकिन मॉड्यूलरिटी का कंसेप्ट नहीं था। मतलब मॉड्यूल को अलग अलग करने के बाद जब आपको मॉड्यूल को जोड़ना रहता था तो वो आप नहीं जोड़ पाते थे। किसमें? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वहां पर आपका जोड़ना जो है वो मुश्किल होता था। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होती है? क्लासेस। आप इनहेरिटेंस की हेल्प से एक क्लास दूसरी क्लास को यूज कर सकता है, यस और नो? यस और नो?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. फिर सपोज एक आपकी क्लास कार है और सपोज आपकी एक क्लास एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय क्या कार को यूज कर सकता है? कर सकता है, मतलब आप एक क्लास का दूसरी क्लास में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये एडवांटेज आया, ठीक है। एंड द लास्ट इज प्रोसीजरल कॉल्स और मैसेज। जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसमें मैसेज पासिंग होता है, यू कैन पास मैसेज, जैसे अभी लिखा था मैंने हाइट के अंदर 6,2, तो आपने मैसेज पास किया, मतलब आपने पैरामीटर्स पास किए। लेकिन प्रोसीजरल कॉल में आप ऐसा नहीं कर सकते थे। वहां पर क्या होता था, कोई बता सकता है मुझे? आप लोगों ने डायरेक्ट C++ पढ़ी है क्या? शायद आपने C++ पढ़ी, सी नहीं पढ़ा है शायद। चलिए आप और एग्जांपल्स। क्या? स्ट्रक्चर। यू आर नॉट ऑडिबल एक्चुअली, हु इज स्पीकिंग? मैम हेलो, ओके। हेलो। सो ट्रेडिशनल अप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, फिर से बहुत सारे डिफरेंसेस हम देखते हैं। जैसे बताया, इसमें कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कलेक्शन ऑफ मेथड्स होते हैं, आप जिसको डेटा एंड फंक्शंस बोलते हो, राइट। देन ट्रेडिशनल अप्रोच फोकसेस ऑन फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स, डिफरेंट स्टाइल्स एंड मेथोडोलॉजी। इसका एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी, ठीक है। आपको कोड के वाइज भी मैं आपको एक बार डिफरेंस बता दूंगी, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। C++ के कोड का एग्जांपल तो जैसे मैं दे चुकी हूँ आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का, लेकिन एक C का एग्जांपल भी मैं आपको दे दूंगी, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। It focuses on functions and procedures, different styles and methodology for each step of process, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस होती है, ठीक है। यहाँ पर आप प्रोसीजर्स होते हैं, तो यहाँ पर अलग होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लासेस होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, जिसको आप इजीली एक दूसरे के लिए यूज कर सकते हो। अब उसी के कारण मूविंग फ्रॉम वन फेज टू अनदर इज कॉम्प्लेक्स। किसमें? ट्रेडिशनल अप्रोच में, क्योंकि यहाँ पर मॉड्यूलरिटी नहीं है, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को हम आसानी से यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर इजियर है, क्योंकि आप इनहेरिटेंस के हेल्प से, मैसेज पासिंग के हेल्प से दो फंक्शंस को आपस में यूज कर सकते हो। देन इसी कारण से ट्रेडिशनल अप्रोच में जो ड्रॉबैक्स हैं, उसके कारण इट इंक्रीजेस ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट को बनाने में जो टाइम लगता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कम लगता है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे हैं और आप इजीली, इसमें फ्लेक्सिबल सिस्टम है। और ट्रेडिशनल अप्रोच जो है फ्लेक्सिबल सिस्टम नहीं है, उसी के कारण ट्रेडिशनल अप्रोच की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा रहती है, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी वो क्या रहती है? लो रहती है। इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिडंडेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय रिडंडेंसी? व्हाट डू यू मीन बाय रिडंडेंसी? DBMS पढ़ा है ना? व्हाट डू यू मीन बाय रिडंडेंसी? रिडंडेंसी मतलब कॉपी, सेम थिंग, ठीक है। मतलब आपका स्टूडेंट की एंट्री 1 नंबर पे भी हो जाए और 10 नंबर पे भी हो जाए, सेम स्टूडेंट की एंट्री, तो दैट इज रिडंडेंट डेटा। डुप्लीकेट, यस, डुप्लीकेट एंट्रीज यू कैन से। चलिए, देन ट्रेडिशनल अप्रोच अगेन कंटिन्यू में ही है ये भी। इट इज यूज्ड टू डेवलप द ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट दैट यूजेस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। आज भी C लैंग्वेज यूज होती है। बोलते हैं हम कि जब भी सिस्टम को बूट करते हैं, या सिस्टम प्रोग्रामिंग जो होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो मेनली ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग ही होती है, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा अलग अलग मॉड्यूल बनाने की जरूरत नहीं होती है। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को के कॉन्सेप्ट को, मतलब ऑब्जेक्ट और क्लास के ऑब्जेक्ट को वो करती है। देन इट यूजेस कॉमन प्रोसेस लाइक एनालिसिस, डिजाइन, जैसे मैंने बताया HDLC तो यूज होता ही है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी HDLC यूज होता है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें UML नोटेशंस भी रहते हैं, लाइक यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, देन डिप्लॉयमेंट डायग्राम। अभी हम सब पढ़ने वाले हैं डायग्राम के बारे में लैब में, ठीक है। देन इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि इसमें साइज कैसा है प्रोजेक्ट का और टाइप ऑफ प्रोजेक्ट कैसा है, उसके हिसाब से ट्रेडिशनल अप्रोच की कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड होती है। और इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की हेल्प से डिसाइड होती है। मतलब आप राइट साइड में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बना सकते हो, लेकिन ट्रेडिशनल की हेल्प से आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। फिर जो कॉस्ट की बात करें, ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है वो मैंने आपको बताया वो लेस टाइम, मतलब उसमें आपको मोर टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन मोर टाइम जो है उसके अलावा पर उसमें कॉस्ट जो है कम लगती है।
लेकिन जो है इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो कॉस्ट है वो ज्यादा लगती है, पर कॉस्ट का जो फैक्टर है वो मैं बोलूंगी दोनों में इम्बैलेंस है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कई बार कॉस्ट कम लगेगी, पर ट्रेडिशनल में ज्यादा, क्योंकि देखो ट्रेडिशनल में क्या हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो टाइम ज्यादा लगने के कारण क्या होगा, कॉस्ट भी आपकी ज्यादा लगेगी, क्योंकि आपको सैलरी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है। और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, आर्यन आई एम कमिंग टू यू, जस्ट वेट, आपने हैंड रेस किया है, मैं आप पे आ रही हूँ, जस्ट लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। तो ठीक है, पर ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या हो रहा है, क्या फास्ट प्रोग्रामिंग कर रहे हो, इसमें आपको कम टाइम के लिए लग रहा है सिस्टम, ठीक है, आप कम टाइम के लिए आपका प्रोजेक्ट है तो हो सकता है इसमें कॉस्ट कम लगे, लेकिन एट अ टाइम आपके कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाने की कॉस्ट हमेशा ज्यादा होती है। और ट्रेडिशनल अप्रोच में आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, तो सिंपल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो कम होती है, ठीक है। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो होती है उसमें क्लासिकल लाइफ साइकिल यूज होती है, मतलब आप सिंपली आप एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजर्स कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस कर रहे हो। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में लाइफ साइकिल तो यूज होती ही है, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन तो होता ही है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, जिसमें कम्युनिकेशन जो है, मॉड्यूलरिटी और जितने भी आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, वो सारी चीजें इसमें होती है। Are you clear with me? Is the thing clear to you? I hope the difference is clear. Benefits आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अभी टाइम बहुत कम है हमारे पास और मुझे डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखना है। ओके, सो आर्यन आपने हैंड रेस किया था, तो जस्ट टेल मी कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो इसलिए हैंड रेस किया है, या आप गलती से। हाँ बेटा आर्यन बोलो। मैम वो ट्रेडिशनल अप्रोच के समझना है। हाँ, आपको क्या समझना है, आप मुझे पहले क्वेश्चन आपका बताएं तो मैं आपको फिर आंसर कर पाऊंगी। मैं आर्यन मेरा पहले उससे, ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका क्वेश्चन बिना पूछे ही समझ गई हूँ। उस मेरा एक चीज आपसे पूछने का है कि क्या आपने कभी सी प्रोग्रामिंग करी है? यस मैम, करी है। तो आपने सी प्रोग्रामिंग करी है, और ठीक है, आपने क्या कभी C++ की प्रोग्रामिंग करी है? यस मैम, करी है। तो आपको सी प्रोग्रामिंग करते वक्त और सी प्रोग्रामिंग की करते वक्त दोनों में क्या डिफरेंस लगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी पहले तो ये क्वेश्चन। मैम सी प्रोग्रामिंग, बताओ, गलत बता दो भले से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गलत बता सकते हैं, डोंट हेजिटेट। मैम उसमें सी क्लासेस में जो C++ लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में, उसमें मैम हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करते थे। आपने सी में ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है? मैम ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं कर पाते ना। हाँ वही ना, तो आपने फंक्शन, सुनो, आपके प्रोग्राम का आउटपुट तो तब भी निकला होगा, कैसे हम निकलते थे, तो फिर ऑब्जेक्ट मतलब उसमें आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाते थे, पर कुछ और तो करते होंगे ना, जिसके कारण आपका आउटपुट तो निकल ही रहा था। फंक्शन। यस और नो?